हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंपेंडियम की एक्सरसाइज करेंगे। तो कंपेंडियम में आज हम 1D की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें ये बात बताई गई है कि ए मैन गोज़ 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज़। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, आपको इस बात का पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पर्सन पहले नॉर्थ की तरफ जाता है, एक पर्सन पहले नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना 10 मीटर। तो फिर उसके बाद वो ईस्ट की तरफ चला जाता है 20 मीटर, 20 मीटर चला जाता है। तो नेचुरली उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो पहले गया था ए से बी, तो फिर बी से सी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब बी से सी चला गया था ईस्ट की तरफ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगी ए से सी, ए से सी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ए सी अगर हमने निकालना हो तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 100 प्लस 400 एंड दैट इज़ इक्वल टू 500 एंड ए सी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 500। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये बन जाएगा 22.5, 22.5 जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो बन जाती है 22.5। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है ये 22.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अगर हम आंसर्स में से देखेंगे तो आंसर में इसका पहले क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, दैट इज़ 22.5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो इसमें यह है कि एक एथलीट है, वो क्या करता है कि एक सर्कुलर ट्रैक में जिसका रेडियस आर है उसका एक चक्कर लगाने के लिए 40 सेकंड लेता है। तो बताइए उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी जब 2 मिनट और 20 सेकंड हो जाएंगे। तो अगर हम ये देखना चाहें कि हम सेकंड क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो एक चक्कर लगाने के लिए, पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, अगर पर्सन सपोज ए पॉइंट से चलता है तो ए से पूरा दोबारा ए तक आने के लिए उसको जो 40 सेकंड लगते हैं, तो इसका रेडियस सर्कल का बताया हुआ है आर है। तो टोटल टाइम उसने लिया कितना, टोटल टाइम उसने लिया 2 मिनट और 20 सेकंड। तो टाइम हमारे पास हो जाएगा 2 मिनट, मिनट के भी सेकंड बना लीजिए, 2 मिनट और 20 सेकंड थे, तो ये टोटल मिलाकर बन गए 120 प्लस 20 और हो गए, दिस इज़ 140 सेकंड। तो एक चक्कर पूरा करता है 40 सेकंड में, तो इसका मतलब ये है कि ये 140 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगा, तो राउंड्स कितने कंप्लीट कर लेगा, राउंड्स जो हैं ये कर लेगा 140 डिवाइडेड बाई 40 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7/2 विच मीन्स 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। अगर वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो आ जाता है दोबारा ए पर, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, 2 कंप्लीट करने पर भी ज़ीरो, 3 कंप्लीट करने पर भी ज़ीरो। लेकिन जो लास्ट वाला वो आधा कंप्लीट करेगा, आधा कंप्लीट करके वो पहुंचेगा बी पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो शुरू से लेकर एंड तक, ए से लेकर बी तक हो जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू 2r। तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r। तो इस तरीके से उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल टू 2r। तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1
and the remaining half distance with velocity v2, the average velocity is given by। तो एक पर्सन है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, पहला आधा डिस्टेंस कवर करता है v1 वेलोसिटी से और दूसरा आधा डिस्टेंस कवर करता है वो v2 वेलोसिटी से। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि सपोज कर लीजिए टोटल डिस्टेंस है 2x के बराबर। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है 2x। अगर टोटल डिस्टेंस हम 2x के बराबर ले लें तो आधा डिस्टेंस जो है वो x हो जाता है, ये भी x और ये भी x। तो पहले आधे डिस्टेंस पर वो चलता है v1 वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये है कि उसका टाइम कितना लगेगा। पहले आधे डिस्टेंस के लिए वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई v1 और दूसरे आधे डिस्टेंस के लिए कितना उसका टाइम लग जाएगा, t2 विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई v2। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड दैट इज x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो इसमें x कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 जो कि बन जाता है x। तो v1 v2 एलसीएम आ जाता है v2 प्लस v1। ये हमारे पास टोटल टाइम हो गया। और अगर टोटल डिस्टेंस कितना था 2x, तो जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 2x एंड टोटल टाइम इज x v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। तो इसमें x और x कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हमारा आंसर बनता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर हम इसमें से देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में से, तो इसका आंसर चौथे वाला बनता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा हुआ है इफ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving with uniform velocity of 45 किलोमीटर पर आवर, the time taken by the train to cross a bridge of length 180 मीटर is। तो एक ट्रेन जो है 150 मीटर उसकी लंबाई है, तो वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है, ब्रिज की लेंथ जो है वो 850 मीटर है। तो ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हमने बताना है उसको ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम जो है वो लग जाएगा। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ब्रिज क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा तो यहाँ पर ऐसा होगा कि टोटल लेंथ जो बन जाती है 850 जो है वो ब्रिज की लेंथ है, 150 जो है ट्रेन की लेंथ है। दैट मीन्स इट विल बिकम 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है वो कवर करना है। तो स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड जो हमें दी हुई है दैट इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये हमारे पास बन जाता है ये 9 से 9 2 ज़ार, तो 9 5 ज़ार 45, तो 25/2। ये हमारे पास स्पीड जो है 25/2 है। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 1000 और स्पीड है 25/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड जो है ये हमारे पास टाइम बन जाएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें 80 सेकेंड कहाँ हमें दिया है, इट इज़ थर्ड वन। तो इसका मतलब इसको जो टाइम लग जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 80 सेकेंड। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें ये बताया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो एक बॉडी जो है एक ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो इनमें से ग्राफ के हिसाब से नीचे की कौन सी स्टेटमेंट जो है
हमने बताना है, स्ट्रेट लाइन मोशन को बताती है। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन को बताती है? तो इसमें ये बताया हुआ है द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट है द ऑब्जेक्ट मूव विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। तो इसमें ना आप ध्यान से देखना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में दी है और टाइम जो है वो इसमें दिया हुआ है ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में। सेकंड स्टेटमेंट जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली तो इंक्रीज हो नहीं रही। तो उसके बाद एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी इसकी जो है तो वो ज़ीरो है। दिस इज़ राइट। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो बॉडी जो है वो अपनी वापस मीन पोजीशन पर पहुंच जाती है। पूरा ओ से ए से बी, बी से सी और सी से डी जाने के बाद तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दोबारा ज़ीरो हो जाती है। पहले डिस्प्लेसमेंट उसने की ओ से ए, फिर ए से बी से सी से डी, और फिर जब वो डी पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ज़ीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो होती ही है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन में ये बताया हुआ है ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 20 acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 second and distance s2 in the next 10 second, then which of the following relation is correct? इनमें से आपने देखना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो एक पार्टिकल जो है वो चलता है 20 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है s1, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है s2। तो इसमें हमें s1 और s2 का रिलेशन बताना है आपस में क्या है। तो हम इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए जो रिलेशन बन जाएगा, हम देखते हैं कि पहले 10 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो किसके बराबर होता है? s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी क्योंकि लिखा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ut हो जाएगा ज़ीरो प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसकी बताई थी a, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो टाइम बताया था 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है दिस विल बी इक्वल टू 1/2 a इंटू 100। तो ये 50 से चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू 50a। 50a जो है ये s1 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो अगर हम पूरी डिस्प्लेसमेंट देखें, पूरे 20 सेकंड के लिए कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो पूरे 20 सेकंड के लिए देख लेते हैं। उसमें से पहले वाली 10 सेकंड वाली निकाल देंगे तो बाकी बचेगी बाकी के 10 सेकंड की। तो चलिए हम देखते हैं कि पूरे 20 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। वो हो जाएगी 1/2 a, तो 20 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 a तो इंटू 400, तो ये 200 हो जाता है। दिस विल बी इक्वल टू 200 a। ठीक है, तो इसका मतलब s2 किसके बराबर हो गया? s2 विल बी इक्वल टू जितना टोटल 20 सेकंड में किया था माइनस जितना शुरू के 10 सेकंड में किया था, तो ये हो गया 200a माइनस 50a। तो अगर हम इसको सॉल्व करें दिस बिकम्स 150a। तो अगर हम s1 और s2 की रेशो देख लें, s2 डिवाइडेड बाई s1 इज इक्वल टू s2 इज 150a एंड s1 वाज 50a। a और a कैंसिल हो जाता है, 50 जो है 150 से कैंसिल हो जाता है 3। तो हम ये कह सकते हैं कि s1 इज इक्वल टू s2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा रिजल्ट आता है कि s1 इज इक्वल टू s2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा आंसर है इसमें। तो ये इसमें आ जाता है सेकंड आंसर, s1 इज इक्वल टू s2 डिवाइडेड बाई 3।
तो इसका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस विल हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन। एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो लेकिन बॉडी की ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी कब? व्हेन द बॉडी इज़ वेरी लाइट। ऐसी बात तो नहीं है, लाइट या हैवी का कोई बात नहीं होती। व्हेन द बॉडी इज़ वेरी हैवी, ये भी नहीं होगा। व्हेन द बॉडी इज़ ए पॉइंट बॉडी, पॉइंट बॉडी का होना भी कोई बड़ी बात हो या ना हो। तो व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो ये बात सही है, जब इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब की अगर वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तब हम कहते हैं कि ये जो है हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो तब क्या होगा कि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका फोर्थ जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद 8th क्वेश्चन, ए मोटर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू स्टॉप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, इट्स एक्सेलरेशन इज़। तो हमें दिया हुआ है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो उसको जब ब्रेक्स लगा दी गई तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके तो वो क्या करती है कि रुक जाती है, कम्स टू स्टॉप। तो हमने बताना है एक्सेलरेशन कितनी है। तो वेलोसिटी थी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 थी और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर रुकती है? 10 मीटर। तो हम इसमें कर सकते हैं, हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, दिस इज़ 7 और 8, 7 है या 8 है। तो इसमें मेरे ख्याल में शायद 8th क्वेश्चन है ये। तो 8th क्वेश्चन है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई थी 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है और डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी दी है क्योंकि बॉडी रुक जाती है, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसमें फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, एस इज़ इक्वल टू या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एंड s इज़ आवर 10 मीटर। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर बन जाता है 400 इज इक्वल टू 2 into 10, that is 20a. That means a will be equal to minus 400 by 20 and that will be equal to 20 minus 20. So minus 20 meter per second square will be the answer. हम इसमें देखते हैं कि क्या ऐसा कोई आंसर है इसमें। तो इसमें ये जो था ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये सेकंड आंसर है। तो इसका मतलब सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। नीचे लिखी हुई कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं? ए बॉडी कैन हैव ज़ीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो तब भी वो एक्सेलरेटेड हो, ये बात तो सही है। कैसे कि जैसे अगर किसी बॉडी को हमने ऊपर फेंका, किसी बॉल को ऊपर फेंका, तो क्या होता है कि जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचती है तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन तो उसको लग रही होती है नीचे की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब पहली बात जो है वो तो ठीक है। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड। तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो लेकिन स्पीड वेरिएबल हो, ये नहीं हो सकता है, दिस इज़ फॉल्स। तो तीसरी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी। तो किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो वेरिंग वेलोसिटी हो। जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है, स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है, हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड उसकी एक जैसी होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हर वक्त उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है कि स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। लास्ट में द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन चेंज व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस, ऐसा हो सकता है। ये भी वही सर्कुलर मोशन का केस आ गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती रहती है, एवरी पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो सेंटर की तरफ लगती रहती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसको लगती रहती है। ये भी सही है। तो इसमें सेकंड जो बात है वो सही नहीं है, तो इसका सेकंड आंसर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए कार मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स एफ in a certain distance 20 meter. If the velocity of the car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in। तो अगर एक कार जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसको जब हम एक फोर्स लगाते हैं तो वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर रुक जाती है। और अगर वो चल रही होती 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बताइए कितने डिस्टेंस पर वो रुकेगी। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड से चलती थी तो 20 मीटर पर रुकती थी। तो हम इसको देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ऐसा है कि अगर इनिशियल स्पीड होती है 10, तो बॉडी कितने डिस्टेंस पर रुकती है। इसमें हम फार्मूला लगा लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो रुक जाना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एंड डिस्टेंस कितने पर रुक जाती थी, वो रुक जाती थी 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। तो हमारे पास बन गया -100 इज इक्वल टू 40a। दैट मीन्स a विल बी इक्वल टू -100 अपॉन 40। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना 5/2। 5/2 माइनस 5/2 का मतलब हो गया 5/2 ही रहने दो, चाहे 2.5 भी लिख सकते हो। तो दूसरी बार हमसे पूछा हुआ है कि अगर वो चल रही होती 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो कितने डिस्टेंस पर जाकर रुक जाती। तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चलेगी, तो अब फाइनल वेलोसिटी तो अब भी 0 होनी है क्योंकि रुकना है। तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के बदले अब हम लिख सकते हैं -5/2। तो ठीक है, और डिस्टेंस हमने निकालना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -900 इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है -5s। माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, s विल बी इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 5, 5 8 और 40 180। तो 180 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो है बॉडी रुक जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा आंसर है। इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10, तो 180 मीटर जो है, ये हमारे पास चौथा आंसर जो है वो आ जाता है 180 मीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स्ड। हाउ डज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम ऑब्टेन्ड। तो इसमें यह बात बताई गई है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल की, वो टाइम के क्यूब के ऊपर डिपेंड करती है। तो बताइए एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसके लिए हम ये बात कह सकते हैं, इसके लिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करती है टाइम के क्यूब के ऊपर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, आपको पता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती थी। एक मिनट के लिए क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन था, तो वो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करती थी क्यूब के ऊपर। क्यूब ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करती थी क्यूब के ऊपर। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। अगर हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन की, तो हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन भी करनी पड़ेगी, d/dt ऑफ t क्यूब। तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर।
तो इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड करेगी 3t² के ऊपर, या 3 भी तो एक कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं वेलोसिटी डिपेंड करेगी t के स्क्वायर के ऊपर। तो अगर हमने एक्सेलरेशन देखनी हो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt, तो इसकी हम t² की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2t। तो 2 एक कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड करता था इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट है तो उसको रहने दो, तो एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती थी टी के क्यूब पर, तो एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगी टी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन टी। तो इसमें ये इसका चौथा आंसर जो है वो सही आंसर है, चौथा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो एक ना बैलून नीचे की तरफ आ रहा है, जो बैलून होता है, बड़े बड़े बैलून होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो नीचे आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है। उसमें से एक स्टोन गिरता है, तो बताना है उस स्टोन की डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी। तो हम इसमें देख लेते हैं कि जो बैलून है वो नीचे आ रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी नीचे की ओर, बैलून की जो वेलोसिटी थी नीचे की ओर, दैट वाज 12 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो स्टोन है, स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी हमारे पास हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो वो उसमें से गिरता है, तो गिरने के बाद हमें टाइम दिया गया है, बताइए 10 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। तो हम इसमें फार्मूला लगा लेते हैं, इसमें फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। इसमें A के बदले G आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, तो S विल बी इक्वल टू U है 12, T है 10 प्लस 1/2, G की वैल्यू 9.8 और टाइम की वैल्यू फिर से 10। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 120 प्लस ये बन जाता है 4.9। 4.9 को जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, GT का स्क्वायर था, सॉरी 10 का स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 100। तो 4.9 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 490। तो इसको अगर हम जमा करेंगे 0 1 एंड दिस इज 610 मीटर, तो ये 610 मीटर नीचे की ओर गिर जाएगा, 610 मीटर नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इसमें आंसर जो है, तीसरा आंसर जो है वो सही बन रहा है। उसके बाद 13th क्वेश्चन करते हैं, ए बॉडी ए इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, द सेकेंड बॉडी बी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी बट आफ्टर 4 सेकेंड, बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर। तो दोनों बॉडीज कितनी देर के बाद आपस में मीट करेंगी। एक बॉडी जो है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, ए बॉडी को कितनी वेलोसिटी से, 98 मीटर पर सेकंड से, तो उसके 4 सेकंड के बाद हमने सेम वेलोसिटी के साथ एक और बॉडी बी को ऊपर की तरफ फेंका, तो सेम वेलोसिटी के साथ, तो दोनों बॉडीज़ कितनी देर के बाद आपस में मिलेंगी। तो आपको ये तो पता है कि जब भी बॉडीज़ आपस में मिलेंगी तो उस वक्त उनकी हाइट बराबर होगी, हाइट विल बी सेम, क्योंकि अलग अलग हाइट पर थोड़ी मिलेंगी, सेम हाइट पर, तो दोनों की हाइट जो है वो बराबर होगी, H1 विल बी इक्वल टू H2। तो डिस्टेंस जो हाइट होती है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू यू टी, यू इनिशियल वेलोसिटी थी 98, यू टी, यू टी प्लस 1/2 दैट इज जी के बदले 9.8 जी टी का स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू टी, तो यू टी ये आ गया,
दूसरे की वेलोसिटी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u तो 98 है, तो t किसके बराबर है, t इज़ t-4, क्योंकि उसको 4 सेकंड के बाद फेंका था। तो यू टी और साथ में इस इन दोनों के लिए ना यहाँ माइनस वर्ड यूज़ कर लें, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। -12 g के बदले 9.8, तो t का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाता है 98t -1 ये बन जाएगा 4.9t का स्क्वायर, या चलो 1/2 9.8t का स्क्वायर ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 98t माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 392 माइनस 1/2 9.8, इधर सॉरी हमें t के बदले लिखना चाहिए था t-4 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें टाइम जो है t-4 का स्क्वायर था। तो 1/2 9.8, तो t-4 का स्क्वायर बनता है t का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। 98t -1/2 9.8t का स्क्वायर इज इक्वल टू 98t -392 माइनस 1/2 9.8 इंटू टी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9.8 इंटू ये जो 16 जो है 2 से कट गया तो आ गया 8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 9.8 इंटू टी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई टर्म्स दोनों साइड पर एक जैसी हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी। 98t इधर भी है, 98t इधर भी है, 1/2 9.8t स्क्वायर इधर भी है, माइनस का इधर भी है। तो इसका मतलब हमारे पास बन जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास बनेगा -392, तो हम इसको 9.8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9.8 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, तो हमारे पास बनता है 78.4, तो दैट विल बी और साथ में प्लस 4 इंटू 9.8 इंटू 4, तो ये हमारे पास 39.2 बनता है, 39.2t, तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड तो कोई टर्म रही नहीं, तो हमारे पास बन जाता है, माइनस के टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें 392 और 78.4, इसको अगर हम जमा कर देंगे तो हमारे पास बनता है 470 माइनस 470.4 प्लस 39.2t इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि 39.2t इज इक्वल टू 470/4, तो t विल बी इक्वल टू 470.4 अपॉन 39.2, एंड दिस विल गिव यू, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 39.2, तो दिस कम्स इक्वल टू 12, एग्जैक्टली 12, तो 12 सेकेंड। तो वो आपस में कितनी देर के बाद मिलेंगी, 12 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो वो आपस में 12 सेकेंड के बाद मिलेंगी। तो जैसे इसमें आंसर नंबर 4 है, तो 4 आंसर जो है वो है कि वो 12 सेकेंड के बाद आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो 12 सेकेंड के बाद आपस में मिल जाती हैं। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, तो इस कॉम्पेंडियम की एक्सरसाइजेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज यहाँ तक ही।